हेलो हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल विजिबल। तो एक बार अगेन दिल से आग लगा दो। एक बार दिल से आग लगाओ अगर तुम सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। चैट में दिखना चाहिए भाई। एक बार सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि आज क्लास है, क्लास हो रही है। सारे के सारे आ जाओ फटाफट। पूरा रिवीजन करा के मैं आगे बढ़ूंगा। सारे के सारे आ जाओ। प्रॉपर तरीके से पूरा रिवीजन करा के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और एक बार और बता दूं, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि अभी पटना के अंदर आपको पता ही है, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, ओके, प्रशासन की तरफ से। तो बस इसको हम वहां पर भी कंटिन्यू करेंगे। वहां पर भी मैं एक बार रिवीजन और कराऊंगा ऑफलाइन के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? ये हुई ना बात। अब फील आया अपना वाला, ठीक है। दिल से आग। सुपर, जबरदस्त। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बीएमएस फायर, ओके, ठीक है। टेस्ट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। ओके, यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे के सारे जुड़ जाओ यार, इन्फॉर्म तो कर दो सब बच्चों को कि आज क्लास है। ठीक है, और अभी रूटीन में ऐसे ही चलेगी क्लास, ठीक है। रूटीन में क्लास ऐसे ही चलेगी। अच्छा, आ गए, ओके। सुप्रभात सर जी, ओके। ठीक है, ओके ओके बेटा। ब्राइटनेस थोड़ा कम है एक्चुअल में, लाइट थोड़ी सी डिम है, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट नजर आएगा आपको, ठीक है। बैकग्राउंड की टेंशन मत करो, बैकग्राउंड परफेक्ट नजर आएगा। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आज लेक्चर नंबर 4 है। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, पहले प्रॉपर मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। पहले प्रॉपर रिवीजन कराऊंगा। ब्राइटनेस चल, अच्छा यार कुछ क्वालिटी का इशू तो आ रहा है। अपनी जरा इसकी क्वालिटी इंप्रूव करके देखो। मोबाइल में भी कुछ धुंधला दिख रहा है। क्वालिटी ऑटो है। हाई पिक्चर क्वालिटी करके देखो जरा। हाँ, अब ठीक आ गया। पिक्चर क्वालिटी चेंज करोगे ना तो चीज़ थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी। यहाँ तो ठीक है। अब मैंने अपनी पिक्चर क्वालिटी चेंज कर दी है तो ठीक आ गया है। गुड मॉर्निंग सर। इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे भाई ये कोई पूछने वाली बात है? चलो, एवरीथिंग इज ओके। चलो ठीक है, सब कुछ ओके है। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट क्या है पहले बता दूं, कितना हम कवर करने वाले हैं। लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट कर दिया था। आज पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कवर करने वाले हैं। पहले पूरा रिवीजन कराएंगे और साथ में एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, तो आज का टारगेट लिख दूं पहले एक तो मैं। आज का टारगेट, पहला टारगेट तो आपका है आज पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो हम सबको मानना ये था कि बच्चे का टाइम वेस्ट ना जाए, बच्चा एक बार रिवाइज कर ले। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आपको अभी हम एक बार ऑनलाइन भी करा देते हैं और ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उनका डट के मुकाबला करना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो, कुछ चीजें हाथों में होती हैं, कुछ चीजें हाथों में नहीं होती, ठीक है। जो चीजें हाथों में नहीं होती उस परिस्थिति के अंदर आप बेटर क्या कर सकते हो, ठीक है, बस उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये कुछ 4-5 दिन है, इसके अंदर हम मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें करेंगे, चैप्टर को आगे लेके चलेंगे।
रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर ऑफलाइन में एक बार रिवीजन करके उसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा वहां पर भी, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो एकदम पहले तो एकदम निश्चिंत रहो, कूल रहो, ठीक है। ओके, अब चालू करते हैं। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी आज हमारा टारगेट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हमारा टारगेट है, पर पहले मैं रिवीजन कराऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग लास्ट लेक्चर में मैंने करा दिया था, बट इससे भी पहले का मैं रिवीजन कराऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। पूरा रिवीजन करा रहा हूं, एकदम फोकस। सारे के सारे बच्चे आंखें बंद करेंगे, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं आंखें बंद करेंगे और एक बार उस टॉपिक पर ध्यान देंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, समझ रहे हो, और यहां पर आकर के हम रुकेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग लास्ट लेक्चर में कराया था, तो इसकी स्लाइड मैंने लगा दी है, जिससे कि जो बच्चे लास्ट लेक्चर में ऐड हुए हैं वो एक बार इसको देख लेंगे, मैं समझा दूंगा यहाँ पर अच्छे से, और फिर पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से हम आगे स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले मैंने बात की थी व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन होता क्या है, मैंने बताया था ये एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है, समझना, एक ऐसी प्रोसेस या प्रक्रिया जो हर जीव को यानी हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए क्या करना होता है, कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड, इसके अंदर फूड का कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटोजुआ हो, बैक्टीरिया हो, सबके अंदर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। बट अंतर इतना है, कहीं ये एरोबिक होता है तो कहीं ये एनारोबिक होता है। एरोबिक का मतलब ये कैटाबॉलिक रिएक्शन ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। यानी हर जीव के अंदर होती है, बिना इसके जीव सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जीव को होती है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं था। अब मैंने बताया था ये प्रोसेस जो है ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस होता है एटमॉस्फेयर की एयर में से ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देना और टिश्यू से CO2 लेकर के वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना, ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देना और टिश्यू से CO2 लेकर के वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देना, बस ये है फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं केमिकल प्रोसेस की बात करता हूं तो केमिकल प्रोसेस कहां होती है, सेल के अंदर होती है, जिसमें उस ऑक्सीजन की हेल्प से हम उस फूड का कैटाबॉलिज्म करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी लिबरेट करते हैं, ये है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, प्रोटोजुआ एटसेट्रा, लगभग सभी में सिमिलर होती है। हाँ, फिजिकल प्रोसेस में अंतर होता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है एयर से ऑक्सीजन को टिश्यू को पहुंचाना और टिश्यू से CO2 वापस एयर में रिलीज कर देना। अब प्लांट होगा तो प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस होगी। इंसेक्ट की बात करेंगे तो वहां ट्रैकियल सिस्टम होगा। फिश की बात करेंगे तो वहां गिल्स होंगे, आप समझ रहे हो। अपनी बात करेंगे तो लंग्स होंगे, ठीक है। तो ये वेरी कर रही है, आप समझ रहे हो। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, आप समझ रहे हो, उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब जो वेरिएशन भिन्नताओं की बात करता हूं, जो किस पर निर्भर करता है, तो मैंने बताया था बेटा, ये दो चीजों पर निर्भर करता है, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, वो किस वातावरण में रहता है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। भाई सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझ रहे हो। इन सब चीजों पर निर्भर करता है। एक मिनट, साउंड थोड़ी सी मुझे, इन सब चीजों पर निर्भर करता है, आप समझ रहे हो ना। नहीं बड़ी, हेलो 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 हेलो, बेटा साउंड कैसी है, परफेक्ट है। अब बताओ, अब ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है। फिर मैंने इसको पूरे स्टेप में तोड़ा था, मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लंग्स में लेना, लंग्स से बाहर निकालना, इसको ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस या सॉरी ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना और लंग्स से वापस एटमॉस्फेयर में, ब्रीथिंग कह सकते हो या वेंटिलेशन बोल सकते हो। फिर लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो। फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। फिर फाइनली टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये फिजिकल प्रोसेस के 4 स्टेप थे, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं, पर केमिकल प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, जो सेल के अंदर होती है, जिसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, आप समझ रहे हो, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इसके थ्रू हम ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को या फैटी एसिड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं,
इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। हाँ, अगर प्रेजेंस में होगा तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, एब्सेंस में होगा तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट था किसी को? ठीक है, एकदम क्लियर था। हाँ, कैटाबॉलिज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर था? बस बताते जाओ मुझे, ठीक है, तुम्हें बताते जाना है। ओके, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा नेटवर्क इशू नहीं है यार, यहाँ हाई स्पीड नेटवर्क है, यहाँ का नेटवर्क हाई स्पीड है, साउंड 100% गुड गुड है, ठीक है। ऑल इज गुड? नो सर। नहीं, अब साउंड ठीक आएगा, ठीक है, मैंने कर दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैंने बताया था कुछ एग्जाम्पल दिए थे। अब एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था बॉडी सरफेस से ब्रीथिंग कहाँ होती है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, तो आप बोलोगे पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, आप समझ रहे हो। और फ्लैट वॉर्म, चपटेक रमी, प्लेटियलमंथीज कहते हैं इनको। यहां तक एनसीईआरटी में दे रखा है साफ साफ जनरल बॉडी सरफेस। एसके एल्मंथीज में भी जनरल बॉडी सरफेस ही होता है, पर मोस्टली उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए उसको काउंट ही नहीं करते, ठीक है। तो आप प्लेटियलमंथीज तक, क्योंकि प्लेनेरिया आपके सिलेबस में है, तो एनसीईआरटी ने पॉरीफेरा से लेकर के फ्लैट वॉर्म, चपटेक रमी, प्लेटी बोलते हैं इनको, प्लेटियलमंथीज तक दे रखा है। फिर मैंने बताया था मॉइस्ट स्किन आए या मॉइस्ट क्यूटिकल आए, इसको दोनों को कॉमनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। हाँ, बस ध्यान रखना है, मॉइस्ट स्किन आता है तो आपको फ्रॉग ध्यान रखना है, और मॉइस्ट क्यूटिकल आता है क्योंकि क्यूटिकल की स्किन के ऊपर एक लेयर और होती है अर्थवॉर्म के केस में, तो वहां अर्थवॉर्म ध्यान रखना है आपको। पर दोनों के लिए हम टर्म यूज करेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्लियर है, यानी स्किन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन। पर यहां पर मॉइस्चर कंटेनिंग है तो इसलिए इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। फिर मैंने आपको इंसेक्ट की बात की थी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, उनमें स्पेशली हम ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। फिर आगे हम बढ़े थे, हमने गिल्स बताए थे, अगर एक्वेटिक ऑर्थोपोड है तो गिल्स यूज करेंगे, एक्वेटिक, एक्वेटिक टर्म लगा है, एक्वेटिक मोलस्कस है तो गिल्स यूज करेंगे, फिश की बात करते हैं तो गिल्स यूज करेंगे, और गिल्स के लिए टर्म यूज करते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्या यूज करते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और गिल्स को हम स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर, क्लियर है बिल्कुल। तो कहां देखने को मिलेंगे, फिश, एक्वेटिक मोलस्कस, एक्वेटिक ऑर्थोपोड एटसेट्रा। और अगर मैं बात करता हूं बेटा, ठीक है, लंग्स, तो लंग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, तो लंग्स जहां होते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसको हम इस टर्म यूज कर देंगे स्पेशल वेस्कुलर बैग, जहां पर स्पेशल वेस्कुलर बैग आ गया मतलब लंग्स आ गए, स्ट्रक्चर आ गया मतलब गिल्स आ गए, गिल्स के लिए ब्रैंकियल और लंग्स के लिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, याद आया ना। और मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल के लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और ट्रैकिया के लिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो ये सारे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर मैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो मैंने बताया भी था, ये एम्फीबिया से लेकर के मैमेलिया सब के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, कॉर्डेट्स में एम्फीबिया से लेकर के मैमेलिया सब के अंदर लंग्स बन चुके थे। ओके, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैंने बात कर दी थी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने अपर वाला पार्ट बताया था, अपर वाले पार्ट में बात करते हैं तो इट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से एयर एंटर करती है जो कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, अंदर जाकर के कैविटी मिलती है, इसको हम नेजल चैम्बर या एक कैविटी बोल सकते हो, ठीक है, नेजल चैम्बर, जिसके अंदर एयर एंटर करती है। नेजल चैम्बर इंटरनल नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में खुलता है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, दोनों के लिए कॉमन रास्ता होता है। और इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए एक हैंग करता हुआ आपको एक मस्कुलर फ्लैप दिखता है, इसको यूवुल्ला बोलते हैं, यूवुल्ला, माउथ खोल के मिरर में देखोगे तो हैंग करता हुआ नजर आएगा, वो यूवुल्ला है, आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद करने का काम करता है जब आप खाने को निगलते हो, डीग्लूटिनेशन करते हो। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनली मैंने बताया था नीचे आओगे तो नीचे दो आपको ट्रैक देखने को मिलेंगे, एक ईसोफेगस और एक ट्रैकिया। ईसोफेगस खाने की नली है, ट्रैकिया एयर पाइप है, ठीक है। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम, ठीक है, ग्लॉटिस बोलते हैं, और ईसोफेगस की ओपनिंग को हम गलिट बोलते हैं, ग्लॉटिस और गलिट, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ग्लॉटिस को कवर करने के लिए कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, इसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपीग्लॉटिस। एपी मतलब अपॉन, ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर मिलने वाला एक फ्लैप, ठीक है। अब मैंने बात की थी यहां से चालू होता है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स को हम टर्म यूज कर सकते हैं लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स बोलो, साउंड बॉक्स बोलो, ठीक है। लैरिंग्स बोल सकते हो, साउंड बॉक्स बोल सकते हो, ठीक है। जो 9 कार्टिलेज के मिलने से बनता है, जो यहां से स्टार्ट होती है इसके लोअर पार्ट से ट्रैकिया। अगर मैं ट्रैकिया की बात करता हूं तो ट्रैकिया की स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, जो एक्सटेंड नीचे एक्सटेंड करती है, ठीक है। कहां तक एक्सटेंड करती है? अप टू मिड थोरेसिक कैविटी तक, और यहां जाकर के बाइफरकेट होती है। पीछे देखोगे कहां से बाइफरकेट होती है? T5 रीजन से, यानी 5वें नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ना, उसके सामने से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जो दो ब्रांच बनती हैं इसको इसको ब्रोनकाई बोलते हैं, या ब्रोनकस भी बोल सकते हो। ब्रोनकाई या ब्रोनकस, क्लियर? बिल्कुल, हाँ, ब्रोनकाई या ब्रोनकस। अगर मैं इन ब्रोनकाई या ब्रोनकस की बात करता हूं तो यही ब्रोनकाई ब्रोनकस आगे जाकर के फिर डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसको सेकेंडरी ब्रोनकाई या ब्रोनकस बोलेंगे, वो फिर डिवाइड होंगे, टर्शरी ब्रोनकाई ब्रोनकस बोलेंगे, फिर आगे जाकर के ब्रोनक्यूल बनते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोनकाई के बाद इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, और उनसे जुड़े होते हैं एल्वुलर सैक, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। ये पूरा जोन है, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हो आप, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। डिवाइड करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारा राइट लंग्स होता है, ये लेफ्ट लंग्स होता है। राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा होता है। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स में ओनली 2 ही लोब होते हैं। तो लेफ्ट लंग्स में 2 लोब को बनाने के लिए एक सेप्टम होता है, उसको ट्रांसवर्स, उसको ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। तो लेफ्ट लंग में ओनली ऑब्लिक फिशर होता है। राइट लंग में ऑब्लिक तो होता है तिरछा, पर साथ में ट्रांसफर फिशर भी होता है। ट्रांसफर फिशर या सेप्टम ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स में ट्रांसफर फिशर नहीं होता। ऐसी एक चीज होती है जो लेफ्ट लंग्स में होती है, राइट में नहीं होती। क्या होता है जरा बताओ? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच ओनली और ओनली लेफ्ट लंग्स में होती है, राइट लंग्स में नहीं होती। इसमें कोई डाउट? ये तो क्लियर होगा, हाँ क्लियर होगा। यस या नो? देख लूं एक बार आपके कमेंट्स। अंजलि कुमारी, बेटा अंजलि टेंशन मत कर, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ वापस, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीम पूरी एक्टिव है, पर देखो कुछ छोटी मोटी ग्लिच हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए बस आप अपने कमेंट कर दिया करो, अपनी बात जरूर रखा करो, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी, नो डाउट, ठीक है। तो जो ग्लिच बता रहे हो कल आप, ठीक है, उसका नो डाउट सॉल्यूशन, जैसे कल मैं ऐप पर आया था बट कुछ टेक्निकल इशू हो गया, जिसकी वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी कल, ठीक है। काफ़ी कोशिश करते रहे हम सुबह से, ठीक है, इसलिए फिर आज हमने लिंक आपको दिया है, दोबारा से क्लास लगाई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत करो, ठीक है। हाँ, और डीपीपी की आप बात कर रहे हो, डीपीपी आपको तुरंत मिलेगी, ठीक है। उसमें कोई एक ग्लिच आया था, बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है। वो ग्लिच को हमने इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है। आगे जाकर के डीपीपी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, टेंशन मत करो एकदम। बस अपनी बात जरूर कहो अंजलि, ठीक है, आपने कहा अच्छी बात, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। वॉइस में एक बार दिखवा लूंगा, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है। अब बताओ, अब वॉइस पहले से बेटर है? क्योंकि यहाँ तो पूरी दिखा रहा है वॉइस। एक बार अपनी डिवाइस और चेक करो, क्योंकि यहाँ वॉइस पूरी दिखा रहा है। ठीक है, अब मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। क्लास का वीडियो और नोट्स दोनों मिल जाएगा। कल सारे लोग 10 बजे रात के गए हैं, ठीक है, इसीलिए कि एकदम परफेक्शन आ जाए चीजों के अंदर। हाँ, पीडीएफ मिलेगा इसका, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जैसे वहां मिलता है सेम वैसे ही, ठीक है। सब कुछ ओके होगा, टेंशन मत करो, एकदम परफेक्टली। चलो, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर था। अब हमने बात की थी भाई, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2 जोन में डिवाइड किया, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। अगर मैं कंडक्टिंग जोन की बात करता हूं तो देखो, ऊपर नॉस्ट्रिल से लेकर के, ठीक है, टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक कंडक्टिंग जोन थी। रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से लेकर के, फिर से बोल रहा हूं, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से लेकर के, ठीक है, एल्वियोलाई तक रेस्पिरेटरी जोन थी। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर स्पेशल टाइप के, आपको कह सकते हो, टिश्यू देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल सिलिएटेड,
सिलिएटेड, सिलिया होते हैं उसके अंदर, सिंपल सिलिएटेड, ठीक है, कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। जबकि रेस्पिरेटरी जोन में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू काफी थिक होते हैं और म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल इन्हीं के पास होते हैं, इसलिए कंडक्टिंग जोन में म्यूकस होता है, कंडक्टिंग जोन में सीलिया होते हैं। कंडक्टिंग जोन काफी थिक होती है, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है। जबकि रेस्पिरेटरी जोन में ना सीलिया होता ना म्यूकस होता, बहुत थिन होती है, वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है टिश्यू के बेस पर। तो कंडक्टिंग जोन के 4 फंक्शन बताए थे मैंने, कंडक्शन ऑफ एयर, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को सीलिया ट्रैप कर लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, फॉरेन पार्टिकल को सीलिया ट्रैप कर लेते हैं, इसलिए कंडक्टिंग एयर को क्लीन करने का भी काम करती है, सॉरी, कंडक्टिंग एयर को क्लीन करने का भी काम करती है कंडक्टिंग जोन। क्लियर बिल्कुल। इसके अलावा कंडक्टिंग जोन में म्यूकस होता है जो एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, यानी आर्द्रता उसमें मिक्स करता है। रेस्पिरेटरी जोन की अगर बात करूं तो रेस्पिरेटरी जोन ओनली और ओनली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेटेड होती है। अच्छा, कंडक्टिंग जोन का एक काम और होता है, कंडक्टिंग एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल मेंटेन करना। तो ये फंक्शन क्लियर थे आपको। फिर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई की बात की थी। एल्वुलाई के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना 3 लेयर होते हैं जिनको डिफ्यूजन लेयर बोलते हैं, जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। एक तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एल्वुलाई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और नीचे ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं, तो एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भरी होती है, ठीक है। तो 3 लेयर हो गए टोटल, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, क्लियर बिल्कुल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, और साथ में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। इसको एक तरीके से एंडोथेलियम है और बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके नीचे, और ऐसे याद रखो, जो कैपिलरी थे उसके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम, वो भी सिंपल स्क्वैमस है, दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, 3 लेयर हो गए। थिकनेस लेस देन 1 mm। मैंने बताया भी था कि अगर इसकी थिकनेस बढ़ा दोगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा घटेगा, भाई सीधी सी बात है, घटेगा, ठीक है, ध्यान रखना, थिकनेस बढ़ेगी तो डिफ्यूजन का रेट घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, अगर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तब भी डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये ट्रिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि बेटा इस बार बच्चों ने खूब ताबड़तोड़ रिजल्ट दिया है, ताबड़तोड़ रिजल्ट, मैं सच कह रहा हूं, मतलब 700 के अराउंड बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया है, सुपर। और जूलॉजी में मतलब 180 आउट ऑफ 180, और बायोलॉजी की बात की जाए तो उसमें मतलब 360 में से 360 बहुत सारे बच्चों के हैं, पर 355 और 350 की भी झड़ी लगी हुई है, ठीक है, आप समझ रहे हो, यानी बायोलॉजी पूरा पोर्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो चुका है। इधर केमिस्ट्री के अंदर बहुत तगड़ी टीम आपको मिल रही है, ठीक है, आप चाहो तो फोड़ दोगे इस बार, मतलब सारी चीजें आपको बहुत डेडिकेटेड मिल रही हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी ऐप में ग्लिच जो आप कह रहे हो, क्योंकि आपको ऐप पर नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है ऑफलाइन, ठीक है, तो उस ग्लिच पर मत जाओ, ठीक है। ये 2-3 दिन का है, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, उसको अपडेट कर दिया है, क्योंकि आप बताओगे तो चीजें अपडेट हो जाएंगी, आप बताओगे तुरंत चीजें अपडेट होंगी, टेंशन मत करो, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो क्लास अब चालू हो ही रही है सारी की सारी, इसलिए कूल रहो एकदम, ठीक है। बस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कोशिश करना है कि मैं रिवीजन पर ज्यादा फोकस करूं, ठीक है। जब भी टाइम मिले रिवीजन, और रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, मैं क्लास में बताऊंगा अभी आपको सारे बच्चों को, ठीक है, ओके। बिल्कुल सही, मुस्कान बोल रही हैं, अगर कहीं वीडियो में दिक्कत आ रही है एक बार रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश कर दोगे तो ठीक चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो इस वीडियो को देखने के लिए क्वालिटी इंप्रूव करने का ऑप्शन होता है ऊपर, उसको भी आप कर सकते हो। फरहान बेटा तुम रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ तो स्पीड ठीक है, एक बार तुम अपनी स्पीड थोड़े चेक करो। देखो मैं सिर्फ देखो समझो मेरी बात, मैं बहुत धीरे धीरे रिवीजन कराता हुआ आगे चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कई बच्चे, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो पाता उनका, इसलिए ऑफलाइन में आए। तो ये ऑनलाइन हमारा एक जरिया है इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके उन टॉपिक्स को क्लियर करना और बार बार रिवीजन कराना, जिससे कि मैं ऑफलाइन में आकर के एक बार रिवीजन फिर कराऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, एक बार प्रॉपर वहाँ रिवीजन और करा दूंगा, जिससे कि वो चीज़ें कंटिन्यूटी में आ जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्वलाई वाला पार्ट हमारा क्लियर था। फिर मैंने बताया था हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेसिक चैम्बर। ईयर टाइट होता है, इसको बनाने के लिए आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिकल कॉलम यानी डोर्सल साइड पर, और लेटरल साइड पर रिब्स लगे होते हैं। तो वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, लेटरल साइड पर रिब्स और डोर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम, और लोअर साइड पर डॉम शेप डायफ्राम होता है। डॉम शेप का मतलब है गुम्मद आकार। तो ये पूरा का पूरा मैंने ह्यूमन का स्ट्रक्चर करा दिया था। उसके बाद हमें स्टार्ट करना था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में जो करा दिया था वो पहले मैं स्लाइड से रिवीजन कराऊंगा और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? वीडियो लैग नहीं कर रही बेटा? देखो शुभम लिख भी रहा है, मेरा तो सब परफेक्ट चल रहा है। हाँ, इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, हम ऐप पर भी इसको अपलोड करा देंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, टेंशन मत करो उसकी आप। अच्छा, हो सकता है कि चुनाव एक्चुअल में का चल रहा है, समझ रहे हो, तो उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है ग्लिच मुझे नेटवर्क के अंदर। बट यहाँ नेटवर्क ठीक आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हाई स्पीड नेट लगा हुआ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो टेंशन मत करो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, एक बेसिक सारी दो जो टॉपिक मैं कराने हैं वो आज मैं परफेक्टली कराना चाहता हूँ, जिससे कल मैं उनको एक बार रिवीजन करा के आगे फिर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था। ब्रीथिंग है क्या भाई? एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में आना और लंग्स की एयर का वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होना, ये ब्रीथिंग कहलाती है। और एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है, ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर लंग्स के अंदर थोरेसिक चैम्बर में जो एयर भरी है इसके पार्शियल प्रेशर को आप चेंज कर सकते हो। अगर इसके पार्शियल प्रेशर को आप बढ़ा दोगे तो एयर बाहर निकल जाएगी, इसके पार्शियल प्रेशर को घटा दोगे तो एयर अंदर आ जाएगी। यानी आप थोरेसिक चैम्बर के पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हो। आप समझ रहे हो? इसकी वजह से एयर इन एंड आउट हो सकती है। थोरेसिक चैम्बर के पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हो, इसकी वजह से एयर इन एंड आउट हो सकती है, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पार्शियल प्रेशर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप थोरेसिक चैम्बर के पार्शियल प्रेशर को चेंज करने के लिए आपको वॉल्यूम चेंज करना होगा, और वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा। आपको पता है, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए दो टाइप के मसल्स होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही ब्रीदिंग कहलाता है। तो ब्रीदिंग है क्या? इट इज अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स, डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, इन दो टाइप के मसल्स का अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही ब्रीदिंग कहलाता है मेनली। ठीक है, अब यहां मैंने इंटरकोस्टल मसल्स को बताने की कोशिश की है। दो कोस्टल के बीच मिलने वाले मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब दो कोस्टल में रिब्स की बात चल रही है, तो हर एक रिब्स के बीच में लेयर्स होती हैं मसल्स की। जो आउटर लेयर होती है इसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, उसके नीचे एक लेयर और होती है उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, उसके नीचे एक लेयर और होती है जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। अभी दो मेन लेयर हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और उसके नीचे वाली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब ऊपर की साइड में उठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं तो रिब वापस नीचे आ जाते हैं। जब रिब्स ऊपर उठते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब रिब्स नीचे आते हैं तो वॉल्यूम घटता है। फिर से बोल रहा हूं, जब रिब्स ऊपर उठते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब रिब्स नीचे आते हैं तो वॉल्यूम घटता है। तो वॉल्यूम का बढ़ना और वॉल्यूम का घटना, वॉल्यूम का बढ़ना और वॉल्यूम का घटना, बस यही तो है, यही तो है ब्रीथिंग। आप समझ रहे हो? तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं, वॉल्यूम घटता है। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, स्पेशली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब एक्सटर्नल का मतलब है जब रिब्स को ऊपर खींचे, इंटरनल का मतलब है रिब्स को नॉर्मल से नीचे खींचे। ठीक है,
तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स फोर्सफुल ब्रीथिंग में यूज होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल ब्रीथिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, ये रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम घटता है। यहाँ उल्टा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम घटेगा, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता और घटता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग एंड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, दोनों ही ब्रीथिंग के केस में। ठीक है, जब आप नॉर्मल सांस लेते हो, जब आप दौड़ लगाते हुए सांस लेते हो, तो दोनों ही मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक्सिस की बात की थी, मैंने बताया था कि हमारा डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है, ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर, नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर होता है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तब ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये स्लाइडिंग कर रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फ्लैट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर फ्लैट होता है, रिलैक्सेशन के टाइम पर डोम शेप, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर फ्लैट, रिलैक्सेशन के टाइम पर डोम शेप। तो ये मैकेनिज्म कंटिन्यू चलती है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का रिलैक्सेशन। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? हाँ, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का रिलैक्सेशन, ये मैकेनिज्म चलती है। यहां तक समझ रहे हो ना? हाँ, तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आएगा, डायफ्राम के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है? आप बोलोगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, डायफ्राम के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है, जब, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, या इंटरनल कोई भी मान लो, ठीक है, जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता घटता है? क्योंकि रिब्स आगे जुड़े होते हैं वेंट्रल साइड पर, पीछे जुड़े होते हैं डोर्सल साइड पर, तो रिब्स जब ऊपर नीचे होते हैं तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, और जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उठते हैं तो रिब्स और स्टर्नम भी उठते हैं, यानी इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है और दोनों ही एक्सिस में वॉल्यूम घटता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल। फिर मैंने इंस्पायरेशन बताया था, इंस्पायरेशन कब होगा? नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, जो एक एक्टिव प्रोसेस है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। दोनों एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो नो डाउट इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो ऑटोमेटिकली बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो सेम है, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जिसकी वजह से लिफ्ट अप होगा रिब्स और स्टर्नम। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा किसमें? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने बताया भी था, देखो यहां पर रिब्स लिफ्ट अप हो रहे हैं, डायफ्राम नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिब्स ऊपर डायफ्राम नीचे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर की एयर कहां जाएगी? अंदर। इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए एक्टिव प्रोसेस हो गई। कोई डाउट? एरो से ही समझ में आ रहा है, ये ऊपर जा रहे हैं उठ रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्लैट हो रहा है। इसका उल्टा कर दो, बस जहां कॉन्ट्रैक्ट किया था वहां रिलैक्स कर दो, जहां इंक्रीज किया था वहां डिक्रीज कर दो, कॉन्ट्रैक्ट किया था रिलैक्स कर दो, इंक्रीज किया था डिक्रीज कर दो। इंट्रापल्मोनरी पहले प्रेशर पहले घटाया था अब बढ़ा दिया, तो उल्टी एयर, पहले लेयर बाहर से अंदर आ रही थी अब अंदर से बाहर चली जाएगी, सिंपल। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स थे वो रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये रिलैक्स हो गए तो इस एक्सिस में वॉल्यूम घट जाएगा, ये रिलैक्स हो गए इस एक्सिस में वॉल्यूम घट जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर तेजी से बाहर निकलेगी, सिंपल सी बात है, इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब एरो देखो उल्टे हो जाएंगे, एरो ऊपर से नीचे हो रहे हैं, एरो यहाँ पर नीचे से ऊपर हो रहा है डोम शेप, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा तो एयर तेजी से बाहर, एक्सपायरेशन हो जाएगा। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। फिर लास्ट लेक्चर में ना फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात की थी, जब आप दौड़ लगाते हो, ठीक है, तब यहाँ अलग काम होता है। ठीक है, जब दौड़ लगाते हो तब यहाँ पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा,
ठीक है, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में रिलैक्सेशन होगा। आप समझ रहे हो? हाँ बेटा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में रिलैक्सेशन होगा। अब आ जाओ, यहां पर कौन से मसल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स, क्योंकि वॉल्यूम को नॉर्मल से कम करना है, वॉल्यूम को नॉर्मल से कम करना है। आप समझ रहे हो? हाँ, तो फोर्सफुल, आप बस ये ध्यान रखना है कि एक इसमें एक्टिव प्रोसेस है, एक प्रोसेस। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्टिव प्रोसेस होगी, रिलैक्सेशन होगा पैसिव प्रोसेस होगी। बस ये एक्टिव पैसिव ध्यान रखना है। यानी यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और फोर्सफुल इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि एक्सपायरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना इंस्पायरेशन अपने आप हो जाएगा, एक्सपायरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना इंस्पायरेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बस वो बात की है। ठीक है, पर यहाँ मसल्स अलग है, वहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स थे, यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टोटल थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है और इससे फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाता है। समझे या नहीं समझे? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? भाई थोरेसिक वॉल्यूम नॉर्मल से भी घटेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नॉर्मल से भी बढ़ेगा, इसको फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ओके, हाँ, इसको फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेशन बोल सकते हो। अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा, जनरल बातें हैं जो मैंने क्लास में भी शायद डिस्कस की थी, मुझे याद है। ठीक है, जैसे क्लास में डिस्कस क्या किया था? ठीक है, क्लास में मैंने बताया था कि अगर हम बात करते हैं बेटा, जैसे मान लो आप अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग समझते हो? ठीक है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब होता है बिना सोचे समझे। अभी आप क्लास ले रहे हो सारे के सारे, ठीक है, यस या नो? जब आप सारे के सारे क्लास ले रहे हो तो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो, कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो? जरा बताओ कमेंट्स के अंदर। बताओ जरा। तुम चिल्लाते रहो बफरिंग 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 बफरिंग। नेट एक बार रिफ्रेश करो ना, नेट की स्पीड देखो तुम एक बार। यहां तक समझ में आया नहीं आया बेटा? अरे तुम सीरियस तुम्हें होना जरूरी है बेटा, क्योंकि अब बताओ, अब पहले से बेटर है? पहले से बेटर है? काउंटिंग की वजह से आज का क्लास कैंसिल ही कर दो। यार तुम क्लास क्यों कैंसिल करवा रहे हो यार? आज पूरा टॉपिक तो कर लो, आज पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी करो पूरा प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, इस क्लास को रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी आपको, टेंशन मत करो। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, समझो मेरी बात। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग की बात करूंगा मैं।
देखो दो टाइप की ब्रीदिंग हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रीदिंग, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग समझते हो, जब आप सोच समझ करके प्रॉपर फोकस हो करके, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि ब्रीदिंग करो, तो ये कॉन्शियस ब्रीदिंग हो गई, ध्यान लगा के ब्रीदिंग कर रहे हो। और बिना सोचे समझे अगर ब्रीदिंग करते हो तो उसको अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं, सिंपल सी बात। अगर मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं, समझना मेरी बात, अगर मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं जो सोच समझ के की जा रही है, सोच समझ के की जा रही है, ठीक है, तो ये मेनली भाई कौन कंट्रोल करता है ब्रेन का, कौन सा पार्ट है, कौन सा सेरिब्रम, कंट्रोल बाय सेरिब्रम। और अनकॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं, कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब है वॉलेंट्री ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग समझते हो, मतलब वॉलेंट्री ब्रीदिंग आपकी इच्छा से जो हो रही है। और ये इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है। आपकी इच्छा पर नहीं हो रही। और जब भी आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, वॉलेंट्री ब्रीदिंग करते हो जो सेरिब्रम से कंट्रोल हो रही है, ध्यान रखना इसके अंदर आप लगभग, मैं डिवाइड कर रहा हूं, कॉन्शियस ब्रीदिंग इच्छा से होती है, इसमें दोनों मसल्स यूज करते हो, ठीक है। इसमें लगभग 25% तो आप यूज करते हो एक्सटर्नल, या खाली मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और लगभग 75% यूज करते हो आप डायफ्राम मसल्स। ऐसे याद रखो, परसेंटेज में नहीं तोड़ते हैं इसको, इसमें दोनों ही मसल्स यूज करोगे। इंटर कोस्टल मसल्स कोई भी हो, और डायफ्राम मसल्स। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, इस समय जब आप अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो ना, तो आप ओनली और ओनली डायफ्राम मसल्स यूज कर रहे हो। ओनली डायफ्राम मसल्स यूज कर रहे हो, आप इंटरकोस्टल मसल्स यूज नहीं कर रहे इस समय। तभी तो कहते हैं अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो उसकी प्रेगनेंसी लेट फेज में है, लगभग 8 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो बेबी की वजह से डायफ्राम डॉम का डॉम रह जाएगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो उस फीमेल को सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस ब्रीदिंग पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी अनकॉन्शियस ब्रीदिंग हो ही नहीं पाती ज्यादा, आप समझ रहे हो, हाँ, तो इसलिए उसको घबराहट रहती है। ठीक है, तो जो फीमेल प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी लेट फेज में आ गई, वही 8वां महीना चल रहा है, 8-9 लास्ट महीना चल रहा है, तो उस समय उसका बेबी का साइज पूरा बढ़ जाता है और डायफ्राम डॉम का डॉम हो जाता है, तो उसकी वजह से डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाते, इसकी वजह से उसकी अनकॉन्शियस ब्रीदिंग ना होकर के कॉन्शियस ब्रीदिंग पर निर्भरता बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना, हाँ, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सोच समझ के ब्रीदिंग करते हो तो ब्रेन का सेरिब्रम पार्टिसिपेट करता है, बिना सोचे समझे ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। कॉन्शियस ब्रीदिंग में आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग के अंदर ओनली डायफ्राम मसल्स यूज होते हैं, तभी तो कहते हैं दिन में आप 10 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग जरूर करो। अगर आप कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं करोगे ना, तो आपके इंटरकोस्टल मसल्स में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और कभी आपको दौड़ना पड़ा या इमरजेंसी में कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी पड़ी तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उन मसल्स को यूज ही नहीं करते हो। इसलिए 10 मिनट
प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कॉन्शियस ब्रीदिंग करके अपने इंटरकोस्टल मसल्स को एक्टिव करने की, या उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाने की, या ब्लड का फ्लो बढ़ाने की। सिंपल सी बात। समझ में आई या नहीं आई? ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? भाई तभी तुम्हें ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट किया है हमने, ठीक है, समझ रहे हो? और एक्चुअल में समस्या ये है ना, तुम ऑनलाइन के नहीं हो, तुम ऑफलाइन के हो। बताओ जहां तक क्लियर है या नहीं? यहां तक बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं? चलो ठीक है। अच्छा, एक बार रिफ्रेश कर दो। यस सर। सब क्लियर है? यस सर। तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, कहाँ दिख रहे हैं? ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी बातें सब देख लूँ और उसके हिसाब से चीज़ें चलूँ पढ़ाऊँ। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो, ये जो मैं कराने वाला हूँ ना, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर। फिर से बोल रहा हूँ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी पर आज मैं यही कराऊंगा। पर ये ऐसे करना कि इससे क्वेश्चन हर साल एक आता है, इस साल भी क्वेश्चन आया था, छूटना नहीं चाहिए। पूरा दम लगा देना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी पर, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? आज मैं यही कराऊंगा, पर इस पर एकदम फोकस करो, पूरा फोकस, समझो। एक तो ध्यान रखना है आपको, आप 1 मिनट में कितने बार ब्रीथिंग करते हो, नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट कितना होता है? लगभग 12 से 16 बार। 12 से 16 बार आप ब्रीदिंग करते हो, 12 टू 16 टाइम पर मिनट, 12 टू 16 टाइम ब्रीदिंग आप पर मिनट करते हो, ठीक है? आप समझ रहे हो? हाँ, एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। कोई डाउट? अच्छा, जब भी आप किसी लंग्स के डॉक्टर को दिखाने जाओगे, पल्मोनरी डॉक्टर को, तो समझना मेरी बात, हाँ ठीक है। चलो, जब भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, पल्मोनरी डॉक्टर को, तो उसके क्लिनिक पे देखना, एक आपको, ठीक है, पिन मिलेगी नोज को बंद करने वाली, और फिर ध्यान से देखना, वो एक मीटर देगा आपको माउथ में लगाने के लिए, और एक मॉनिटर देगा। जब आप उससे एयर लोगे और निकालोगे, एयर लोगे निकालोगे, तो मॉनिटर पर इस तरीके से कुछ ईसीजी की तरह कुछ ऐसे लाइंस बनती है, ठीक है? तो समझना, इस मॉनिटर को बोलते हैं, जो ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। और जो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये ग्राफ दिख रहा है जो आपको, ये ग्राफ, कंप्यूटर का मॉनिटर, इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे पल्मोनरी, तो वो आपके लंग्स की हालचाल जानने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करेगा और स्पायरोग्राम से स्टडी करेगा। स्पायरोमीटर आपको देगा, आपके माउथ में लगाएगा और आपसे कहेगा एयर लो, एयर निकालो, एयर लो निकालो, ठीक है? तब आप इस स्पायरोमीटर की हेल्प से एयर लोगे निकालोगे। और स्पायरोग्राम जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी हेल्प से आप पता लगाओगे कि यार लंग्स की सिचुएशन क्या है, लंग्स कैसे काम करते हैं। हाँ, लंग्स की सिचुएशन क्या है, लंग्स कैसे काम करते हैं, उसको स्पायरोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट? चलो ठीक है।
अब मैं स्पायरोग्राम की ही पूरी बात करूंगा यहाँ पर, किस तरीके से स्पायरोग्राम काम करता है। ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। सभी को ड्रॉ करना है डायग्राम ये वाला। नोट्स तो बना ही लो प्रॉपर तरीके से। इधर हमने ग्राफ दिखा दिया है स्पायरोग्राम। ठीक है, इधर लंग्स वॉल्यूम की बात करेंगे, इधर मैं लंग्स कैपेसिटी की बात करूंगा, या पल्मोनरी कैपेसिटी बोल सकते हो। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी की बात कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं बेटा, समझने की कोशिश करना, मैं आपसे कहूं कि आप एयर लो नॉर्मल कंडीशन में, तो आप एयर ले रहे हो, निकालो, फिर एयर लो, फिर एयर निकालो, फिर एयर लो, फिर एयर निकालो। आप कितना एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कह रहा हूं तो आप कितना एयर ले रहे हो, कितना एयर निकाल रहे हो, ये आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो इतना। तो जो आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग जो आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, लगभग इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है 500 ml। इसको बोलते हैं टीबी, टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? 500 ml होता है। समझ रहे हो? तो आपसे कहूं बेटा नॉर्मल कंडीशन में आप बैठे हो, कितना एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, कितना एयर ले रहे हो निकाल रहे हो। आप कहोगे सर 500 ml, 500 ml एयर मैं ले रहा हूं और 500 ml एयर निकाल रहा हूं। तो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। मैं कहूँ इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम क्या है? सर बिना प्रेशर के जो एयर अंदर आ रही है जा रही है, वो वॉल्यूम इस कमरे का टाइडल वॉल्यूम है। मेरे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम क्या है? बिना प्रेशर के जितना एयर मैं ले रहा हूं निकाल रहा हूं, ले रहा हूं निकाल रहा हूं, वो मेरे लंग्स का टाइडल वॉल्यूम है, जो कितना होता है 500 ml होता है। पहला वॉल्यूम आपको याद रखना है। अब मैं आपसे कहूं आप टाइडल वॉल्यूम ले लो। सर ले लिया मैंने टाइडल वॉल्यूम, सर मैंने ये ले लिया। अब मैं कहूं एडिशनल वॉल्यूम, जो टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जितना एडिशनल वॉल्यूम लंग्स में ले सकते हो, टाइडल लेने के बाद जितना एडिशनल वॉल्यूम आप ले सकते हो, उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, IRV। समझना, IRV, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है IRV। ठीक है, इट इज अ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच forcefully inspire after tidal volume, additional volume of air which forcefully inspire after tidal volume। टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जितना फोर्सफुली एयर को लंग्स में ले सकते हो, टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना एयर आप फोर्सफुली लंग्स में ले सकते हो, वो आपका IRV है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करता हूं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इट इज अ फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, इसको आप बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कोई डाउट? IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, चलो IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल के बाद, तो टाइडल के बाद आप ले रहे हो 2500 से लेकर के 3000 ml। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना एयर आप लंग्स में भर सकते हो, वो आपका IRV है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना होता है 2500 से 3000 ml। सर ये भी क्लियर है, ये वॉल्यूम नहीं भूलने हैं आपको। अब मैं आपसे कहूं वो कितना वॉल्यूम है, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IERV, ERV।
ERV। अब समझना, आपने IRV निकाल दिया, IRV आपने निकाल दिया सर। ये निकाल दिया सर, टाइडल निकाल दिया, टाइडल भी निकाल दिया। अब मैं आपसे कहूं टाइडल के बाद, टाइडल के बाद कितना एयर आप लंग से और निकाल सकते हो, समझना। आपने जो एडिशनल एयर भरा था वो निकाल दिया, आपने टाइडल भी निकाल दिया। क्या टाइडल के बाद कुछ और एयर निकाला जा सकता है? यस, टाइडल के बाद भी और एयर निकाला जा सकता है। टाइडल के बाद जो एयर निकाला जा सकता है फोर्सफुली, उसको ERV बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो टाइडल के बाद फोर्सफुली निकाला जा सकता है उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, ERV। जो लगभग होता है 1000 से लेकर के 1100 ml। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना फोर्सफुली आप एयर को निकाल सकते हो। फिर समझना, इट इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम। इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ठीक है भाई, आपने IRV निकाल दिया, आपने TB निकाल दिया। TB के बाद जितना फोर्सफुली एयर को निकाल सकते हो, मैक्सिमम जितना निकाल सकते हो, ये आपका ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल इसलिए बोलते हैं कि टाइडल के बाद निकाल रहे हो, एडिशनल इसको इसलिए बोलते हैं कि टाइडल के बाद आप ले रहे हो। इसलिए NCERT बोलती है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, IRV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, उसको ERV बोलते हैं, जो 1000 से 1100 ml होता है। ठीक है, क्या आपने सब कुछ निकाल दिया? यस सर, अब कुछ भी नहीं बचा ना, अभी भी लंग्स में रह गया, लंग्स में अभी भी कुछ एयर रह गई है। जो लंग्स में एयर रह जाती है इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। रेजिडुअल वॉल्यूम RV बोलते हैं इसको। इसको रेजिडुअल वॉल्यूम RV बोलते हैं, समझना। अगर RV की बात करता हूं मैं, ठीक है, रेजिडुअल का मतलब है रह गया। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सब कुछ निकाल दिया दम लगा करके, फिर भी लंग्स में कुछ रह गई एयर, जो रह गई वो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम है, जो रह गई वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो कितना रह जाता है लंग्स के अंदर जो निकाला नहीं जा सकता, और लंग्स की शेप को मेंटेन करने के लिए इसका रहना जरूरी है। तो ये होता है बेटा 1100, ये हो गया। तो आप बोलोगे 1200 से लेकर के, सॉरी 1000 से 11, 1100 से 12, ये रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। तो 4 वॉल्यूम मैंने आपको बताए हैं, चारों वॉल्यूम मैं बताओ। सबसे पहले मैं बताऊंगा टाइडल वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब टाइडल के बाद एडिशनल वॉल्यूम जितना ले सकते हो वो आपका IRB हो गया। टाइडल के बाद जितना आप एडिशनल निकाल सकते हो वो आपका ERB हो गया। और सब कुछ निकालने के बाद, पूरी दम से निकालने के बाद जो लंग्स में रह गया, जो निकाला नहीं जा सकता, वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। रिमेन्स इन लंग्स, ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स जब तक आप जिंदा हो, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो 1100 से 1200 ml होता है, 1000 से 1100 और 1100 से 1200 याद रहेगा इजीली, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है इन चारों वॉल्यूम के अंदर? आपकी चैट चेक कर रहा हूं मैं। इन चारों वॉल्यूम के अंदर बताओ कोई डाउट है? डेड स्पेस अब नहीं याद रखना, एक जमाने में मैं डेड स्पेस भी लिखाता था, अब इस पे क्वेश्चन नहीं आता। डेड स्पेस पर फोकस नहीं करना है। जितने मैंने वॉल्यूम कराए ये बताओ समझ में आया नहीं आए? हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। नो सर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सही। ठीक है, अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होता है? ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। क्यों रह जाता है? ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। सर नेगेटिव प्रेशर का मतलब आपके लंग्स के अंदर कुछ एयर जन्म लेते ही, जैसे बच्चा जब बाहर आता है ना तो उसके लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो वैक्यूम बन जाता है।
और शेप मेंटेन करते हैं लंग्स, और वैक्यूम को भरने के लिए बाहर की एयर अंदर आ जाती है, और जो एयर अंदर आती है वो लंग्स के शेप को मेंटेन रखती है। समझ रहे हो, वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से तो आ रही है। अगर नेगेटिव प्रेशर नहीं होता तो एयर अंदर क्यों भरती? जो अंदर एयर भरी हुई है क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर है। अगर मैं पंप को पीछे खींचता हूं तो अंदर वैक्यूम बन गया, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, बाहर से एयर आ जाएगी उसके शेप को मेंटेन करने के लिए। तो नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कुछ एयर जो आपके लंग्स में भरी हुई है, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड कर चुके हैं जन्म लेने के बाद, और जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो लंग्स एक्सपेंडेड है और नेगेटिव प्रेशर हमेशा मेंटेन है, तो उसको भरने के लिए कुछ एयर हमेशा लंग्स में रहेगी जिसको निकाला नहीं जा सकता। इसको हम रेजिडुअल एयर बोलते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब 4 वॉल्यूम क्लियर है। अब मैं कैपेसिटी आसानी से याद करा सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आपकी एयर को भरने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, पर नॉर्मल आ जाने के बाद, आप नॉर्मल रहना है आपको, पहले टाइडल पर आना है। तो कितना एयर ले सकते हो सर? टाइडल ले सकता हूँ। और क्या ले सकते हो सर? आईआर भी ले सकता हूँ। कुछ और ले सकते हो ना? और सर नहीं ले सकता मैं, टाइडल और आईआरबी ही ले सकता हूं। ठीक है, तो ये आपकी एयर को भरने की कैपेसिटी है आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी। इसमें टाइडल वॉल्यूम आ गया प्लस इसमें आई आर वी आ गया। तो आपके एयर के भरने की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी आईसी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आपको टाइडल पर आना पड़ेगा। आप टाइडल ले सकते हो और आईआर भी ले सकते हो। कुछ और ले सकते हो ना? सर कुछ नहीं ले सकता। तो ये आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी। इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो बताओ मुझे। कोई भी डाउट है? नहीं ना? आगे चल रहा हूं। ऐसे मैं आपसे पूछूं आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना है, फिर टाइडल पे आना पड़ेगा। सर टाइडल निकाल सकता हूं और ईआर भी निकाल सकता हूं, इसके अलावा कुछ निकाल सकते हो ना? सर इसके अलावा नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआर वी। ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है ईसी। टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर वी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को अगर आप ईआरवी को टाइडल वॉल्यूम के संग जोड़ दोगे तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम कितना एयर आप ले सकते हो और मैक्सिमम कितना एयर निकाल सकते हो, तो आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो आपकी मैं आपसे कहूं आपकी वाइटल कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कितना एयर भर सकते हो और मैक्सिमम एयर भरने के बाद कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, यहां तक निकाल सकते हो। मैक्सिमम निकाल दो, कितना मैक्सिमम भर सकते हो, यहां तक भर सकते हो। मैक्सिमम भर लो, कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, यहां तक निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है। तो आपसे कहूं आपकी वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, तो क्या बोलोगे? वीसी, वाइटल कैपेसिटी। आप बोलोगे सर टीवी है प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी, तीनों को मिला देंगे तो आपकी ये वाइटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों का वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा, तीनों को मिला दोगे तो वाइटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि बेटा आपकी फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब है सांसें लेते हुए लंग्स में एयर को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, यानी रेजिडुअल, आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, एफआरसी। तो सर अगर मैं टाइडल ले रहा हूं, टाइडल निकाल रहा हूं, टाइडल ले रहा हूं, सिर्फ टाइडल ही निकाल रहा हूं, यानी ये एयर मेरे लंग्स में है,
ये एयर मेरे लंग्स में रहती है, यानी इन दोनों एयर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी रेजिडुअल कैपेसिटी है लंग्स में। एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है ना, ये रेजिडुअल फंक्शनल रहते हुए एयर को लंग्स में रोकने की कैपेसिटी। समझ रहे हो? फंक्शनल का मतलब है आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, टाइडल ले रहे हो टाइडल निकाल रहे हो, सिर्फ टाइडल लेके टाइडल ही निकाल रहे हो, यानी ये आपके लंग्स में है और ये लंग्स में हमेशा रहता है। तो इसको बोलते हैं एफआरसी, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी। दो वॉल्यूम आएंगे इसके अंदर, एक ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी, ये दो वॉल्यूम आएंगे और ये दोनों वॉल्यूम मिला दिया जाए तो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, यानी फंक्शनल रहते हुए एयर को लंग्स में होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है इसको बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप समझ रहे हो? हाँ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। अब बताओ, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी। तो एफआरसी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी, VC इज इक्वल टू TB IRB ERB, EC इज इक्वल टू TB ERB। इन चारों में किसी को कोई डाउट है? तो अगला पांचवा तो बहुत सरल है, टोटल लंग कैपेसिटी चारों को जोड़ दो, टोटल लंग कैपेसिटी चारों को जोड़ दो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर मैं चारों वॉल्यूम को जोड़ दूंगा तो ये मेरे लंग्स की टोटल क्षमता आ जाएगी, जिसको हम TLC बोलते हैं, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या हो गया, TB आ गया प्लस IRV आ गया प्लस ERV आ गया प्लस RV आ गया। चारों को जोड़ दोगे तो आपके टोटल लंग कैपेसिटी आ गई, जिसको NCERT ऐसे भी बोलती है, इन तीनों को मिला दोगे, इन तीनों को मिला दोगे, इन तीनों को मिला दोगे तो इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं प्लस RV। एक ही बात है, वाइटल कैपेसिटी या RV बोलो या चारों को ऐसे जोड़ दो तो बात एक ही है ना। तो ये होगी आपकी क्षमताएं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दोनों वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में दोनों वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी में तीनों वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी में चारों वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब है रोकने की क्षमता, फंक्शनल का मतलब है सांसें लेते रहो निकालते रहो, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो, तो ये आप लंग्स में रोक सकते हो, लंग्स में ये तो हमेशा रहता ही है। तो इस दोनों को मिला दोगे तो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। और TLC तो समझ ही गए, जिनमें वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर नीचे वाले वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो भी एक ही बात है, TLC है। VC में तीनों वॉल्यूम आ गए, इसमें एक वॉल्यूम आ गया, तो ये भी TLC है। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? 4 कैपेसिटी हो गई, 5 कैपेसिटी और 5 ही वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है और 5 कैपेसिटी है। यहां तक बताओ। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? अच्छा, FRC बताता हूँ अभी, FRC VC वाइटल कैपेसिटी बताता हूँ, FRC और VC दो रेजिडुअल वॉल्यूम नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है, बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी VC वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। आपसे कहूं गहरी सांस लो, मानो क्लास में बैठे हो सारे लोग गहरी सांस लो, आप यहां तक एयर भर लोगे लंग्स के अंदर, गहरी सांस ले ली सर। अब गहरी सांस लेने के बाद फोर्सफुली ब्रीथ करने के बाद कितना मैक्सिमम एयर निकाल सकते हो सर? यहां तक निकाल देंगे तो आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई। पूरी निकाल दो, अब कितना मैक्सिमम ले सकते हो सर? यहां तक ले लेंगे, आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई। तीनों वॉल्यूम में तो आ रहे हैं, 1 2 3 वॉल्यूम। तो डीप ब्रीथ इन करो या आउट करो, समझ रहे हो? फुल लेने के बाद फुल निकाल दो या फुल निकालने के बाद फुल ले लो, तो 3 वॉल्यूम इन एंड आउट करोगे तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है, जो आपकी वाइटलिटी जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती है। तो 3 ही वॉल्यूम है आपके, 1 2 3। ये तो लंग्स के अंदर रहता है, समझ रहे हो?
इन एंड आउट नहीं होता, लंग्स की शेप को मेंटेन रखता है। मेनली 3 वॉल्यूम में जो इन एंड आउट होते हैं, मैक्सिमम इन एंड मैक्सिमम आउट, मैक्सिमम आउट एंड मैक्सिमम इन, समझ रहे हो? 3 वॉल्यूम जो है वो आपकी वाइटल कैपेसिटी है, टीवी, आईआरबी, ईआरबी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, पहले समझो रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है। रेजिडुअल का मतलब है लंग्स में एयर को होल्ड करने की क्षमता, समझ रहे हो? लंग्स के अंदर एयर को होल्ड करने की जो क्षमता है उसको रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, समझना मेरी बात। तो अब रेजिडुअल का मतलब है, और आगे फंक्शनल लगा दिया। फंक्शनल का मतलब है आप एयर लो, टाइडल निकालो, टाइडल लो, टाइडल निकालो। अब टाइडल निकाल रहे हो पर ये तो लंग्स में ही है, इसको नहीं निकाला आपने, ये भी लंग्स में ही है, नहीं निकाला, तो ये दोनों वॉल्यूम क्या कहलाएंगे? आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। यानी सांस लेते हुए लंग्स में एयर को रखने की क्षमता, ये दोनों आप लंग्स में ही रखते हो एयर को नॉर्मल ब्रीथिंग करते वक्त, तो ये आपकी एफआरसी है। सांस लेते हुए, ब्रीथ करते हुए, ठीक है, एयर को लंग्स में होल्ड करने की क्षमता, ये आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, एफआरसी, जिसमें नीचे के 2 वॉल्यूम आ जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट? अब इनका ये सब पता होना चाहिए आपको, कि मैं आपसे कहूं कि इनका टोटल क्या होगा, 500 ये होता है, और आईआरबी कितना हो गया, 3000 मैक्सिमम ले लो, 3500 हो गया, ये 1600 हो गया, तीनों को निकाल दो, 4600 हो गया, 4600, सब ml में है। एफआरसी, ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है, 11 और 12 2300, याद रहेगा। इसमें चारों जोड़ दो, ठीक है, या इसके अंदर 4600 के अंदर आप 1200 और जोड़ दो, ठीक है। 4600 में जब 1200 जोड़ोगे तो आपका बैठेगा 1205 5800। तो ये वॉल्यूम आपको याद रखने हैं, कैपेसिटी और वॉल्यूम। मैं आपसे कहूं, बताओ इनमें से कौन सी कैपेसिटी है जिसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते? वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। और ऐसी कोई भी कैपेसिटी जिसके अंदर ये वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये तो लंग्स के अंदर ही रहता है ना, इसको निकाला और लिया नहीं जा सकता, समझ रहे हो? हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम को आप ले और निकाल नहीं सकते, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर लंग्स, ये आपके लंग्स में ही हमेशा रहेगा रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, इसको निकाला और लिया नहीं जा सकता, ठीक है। टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, ठीक है, इसको लिया और निकाला नहीं जा सकता, ये ध्यान रखो बस। अब बताओ किसी कोई डाउट? टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी, बिल्कुल सही। यहां तक कोई डाउट है इन वॉल्यूम और कैपेसिटी के अंदर? ये ऑफलाइन क्लास में पूछ भी लूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना। सैफा, कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तुम ऑफलाइन में होते ना, यहाँ स्वतंत्रता है, तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है। क्या लिखना चाह रही हो तुम? अब कहोगे सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। सैफा का क्या है मैसेज? सैफा क्या लिख रही है? सैफा के क्लास में बात करूंगा उससे तो मैं। सैफा, अब सैफा क्या बात कर रही है? तुम्हारे लिए स्पेशल सिम बना है क्या? अब सैफा इसी में लगी पड़ी है। नहीं, एयरटेल है, तुम एयरटेल की बात कर रहे हो, बताओ। और फिर तुम कहोगे कि सर, मतलब देखो 2 चीजें होती हैं, एक बात ध्यान रखना, आपके सामने 2 चीजें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आपको क्या दिख रहा है ये डिपेंड करता है। एक सामने पिक्चर लगी हुई है, एक वाइट पिक्चर है, वाइट पिक्चर में एक ब्लैक स्पॉट है। मैं तुमसे कह रहा हूं देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम कहोगे सर ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। एक बच्चा बोला नहीं नहीं सर, मुझे ब्लैक स्पॉट नहीं, वाइट पिक्चर दिख रही है। तो देखना आपका नजरिया है, आप अच्छी चीज देखना चाहते हो, बुरी चीज देखना चाहते हो। जबकि बुरी चीज बहुत कम है, इतनी बड़ी वाइट स्क्रीन के अंदर जरा सा ब्लैक स्पॉट है, पर आपका ध्यान किस पर है? ब्लैक पर। क्योंकि हम नेगेटिव चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कंपेरेटिव पॉजिटिव चीजों के, तभी तो हम नेगेटिव रहते हैं, और नेगेटिव ही फिर घटनाएं घटित होना चालू हो जाती हैं। हमेशा पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव चीजें देखा करो, पॉजिटिव सोचा करो, तो पॉजिटिव ही चीजें होंगी आपके संग,
हमेशा बोलता हूं मैं। ऑल राइट सर, ऑल क्लियर। यहां तक कोई डाउट? हाँ, जो काउंटिंग की वजह से मैं समझ रहा हूँ, आज इलेक्शन की काउंटिंग खुल रही है, सारे लोग अपना अपना नेट खोल के बैठे हैं, पूरा इंडिया, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। ठीक है, पर थोड़ा धैर्य से काम करो तो चीजें होंगी ना। ठीक है, चलो आओ। अब मैं आपसे कहूँ कौन से वॉल्यूम को आप मेजर नहीं कर सकते और किस कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से। तो वो वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा रहता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को आप लंग्स में स्पायरोमीटर से कभी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा लंग्स में ही रहता है। और ऐसी कोई भी कैपेसिटी जिसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है उसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। जैसे टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, इसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे पूछा है पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट कितना होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट। पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है 1 मिनट में आप लंग से कितनी बार एयर लेते हो निकालते हो, लेते हो निकालते हो, इसको बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट, या रेट ऑफ वेंटिलेशन भी बोल सकते हो। रेट ऑफ वेंटिलेशन कैसे निकालोगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, यानी एक बार में आप सांस लेते हो निकालते हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और 1 मिनट में कितने बार लेते निकालते हो, आप बोलोगे सर 12 से 16 बार। कितना निकल के आएगा सर? 500 होता है टाइडल वॉल्यूम, इनटू 12 टू 16 टाइम आप ले रहे हो निकाल रहे हो, यानी लगभग आप 6000 से 8000 ml पर मिनट ले रहे हो निकाल रहे हो। या लीटर में बोलूं तो क्या बोलोगे? 6 से 8 लीटर पर मिनट आप ले रहे हो निकाल रहे हो। इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन पर मिनट या रेट ऑफ वेंटिलेशन बोलते हैं। यानी 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार एयर ले रहे हो निकाल रहे हो। ठीक है, 12 से 16 बार। और एक बार एयर में कितना, एक बार एयर लेते हो निकालते हो कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम होता है। ये 500 हो गया, 12 से 16 बार लेते हो तो 1 मिनट में आप लगभग 6000 से 8000 ml एयर ले रहे हो और निकाल रहे हो, ले रहे हो निकाल रहे हो, या 6 से 8 लीटर आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जो आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है, हाँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क में करने हैं। ओके, कल यहां तक जो मैंने करा दिया है आप एक बार एनसीईआरटी से देख करके भी लाओगे और साथ में एक बार रिवाइज करके भी आओगे, फिर मैं आगे कंटिन्यू कल कर दूंगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? कल मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करा दूंगा, फिर तो लगभग खत्म ही है चैप्टर डिसऑर्डर और बचेगा रेगुलेशन। ठीक है, तो कल और परसों 2 दिन लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक बार जब मैं ऑफलाइन में आऊंगा उसको एक बार पूरे को फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, पर यह है कि थोड़ा सा धैर्य रखो। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर समझदारी से काम करना ही समझदारों की निशानी होती है। समझ में आया नहीं आया? तो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलो आज नहीं कराता हूं मैं। कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो करके लाने हैं आपको सभी को। 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन करके लाने हैं। तो मैं हर स्लाइड में लगाता हूँ थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग विल हैपन्स। ठीक है, इसलिए कहता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहो भाई। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखो, पॉजिटिव चीजों को सोचो, पॉजिटिव रहा करो। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीजें आपके संग घटित होना चालू हो जाएंगी। समझे? ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो। ठीक है, कल मिलते हैं। बस ये अनफेवरेबल कंडीशन है, समझो आपकी परमानेंट क्लास थोड़ी ना चलनी है ऐसी, फिर ऑफलाइन चलनी है। ठीक है, तो जब तक चीजें नहीं सही हो रही
तब तक कम से कम सिलेबस नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, सिलेबस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये एक स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं सेम टाइम। तो थोड़ा सा एक्टिव रहना भाई कल अपना, क्योंकि आज चलो आज वोटिंग हो रही है मान लो, ठीक है, आपका थोड़ा नेटवर्क की इशू है, बट कल ये इशू नहीं आएगा। कल इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो दे रहा हूँ मैं वो आपको करके लाने हैं, और एक बार एनसीईआरटी यहाँ तक पढ़ के आनी है, ये होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।